यह कहानी 1905 में कॉर्क, आयरलैंड में घटित होती है। पर्सी फॉसेट, जो एक ब्रिटिश सैनिक हैं, अन्य सैनिकों के साथ हिरण शिकार प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। वह प्रतियोगिता जीत जाते हैं और इससे लोग उनकी ओर ध्यान देने लगते हैं। रुको मत, आगे बढ़ो। उस रात बाद में पर्सी और उनकी पत्नी एक पार्टी में जाते हैं जो शिकार प्रतियोगिता की खुशी में आयोजित की गई है। वहाँ कई समान पद के सैनिक मौजूद हैं। हालांकि पर्सी बहुत कुशल हैं, लेकिन वे अकेले ऐसे हैं जिनके पास कोई सैन्य पुरस्कार नहीं है। पार्टी में कुछ लोग उसके लिए सहानुभूति महसूस करते हैं। वे चुपचाप यह चर्चा करते हैं कि पर्सी एक अच्छा सैनिक है, लेकिन उसके परिवार की छवि खराब है। उसके पिता शराब पीने और जुए के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनके परिवार को नीचा समझते हैं। मुझे यह दिलचस्प लगता है कि उन दिनों सामाजिक प्रतिष्ठा असली योग्यता से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। शायद पर्सी की पूरी यात्रा भी अपने परिवार की छाया से बाहर निकलने की एक कोशिश है। उसने अपने पूर्वजों के चुनाव में वाकई बदकिस्मती झेली है। मार्च 1906 में पर्सी लंदन जाने की तैयारी करता है। उसे रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी से बुलावा आया है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसकी मुलाकात सर जॉर्ज गुल्डन से होती है, जो सोसाइटी के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। पर्सी ने सुना है कि सर जॉर्ज ने दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण अभियानों के लिए लोगों को भेजा है। सर जॉर्ज पर्सी को बताते हैं कि बोलीविया का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही नक्शे पर है। अमेजन का इलाका अब भी ज्यादातर अनजाना है। यह जमीन रबर के पेड़ों से भरी है जो बहुत पैसा लाते हैं, लेकिन अब बोलीविया और ब्राजील इस पर झगड़ रहे हैं कि सीमा कहाँ है, और दोनों देश चाहते हैं कि ब्रिटेन इसमें मदद करे, इससे पहले कि यह झगड़ा युद्ध में बदल जाए। सर जॉर्ज पर्सी को इन इलाकों का नक्शा बनाने का प्रस्ताव देते हैं। पर्सी पहले एक और ज्यादा मशहूर मिशन की मांग करता है, इस उम्मीद में कि उसका नाम जल्दी बन जाए। मैं चाहकर भी पर्सी की महत्वाकांक्षा को यहाँ चमकते हुए देखे बिना नहीं रह सकता। उसके भीतर विरासत छोड़ने की एक भूख है जो कई बार उसे तर्क से भी आगे बढ़ा देती है। लेकिन सर जॉर्ज कहते हैं कि यह कोई साधारण नक्शा बनाने का काम नहीं है। यह इलाका खतरनाक है। कठोर मौसम, जानलेवा बीमारियां और ऐसी जनजातियां जो शायद दोस्ताना न हो। अगर पर्सी इसमें सफल होता है तो उसे बहुत सम्मान मिलेगा। पर्सी घर लौटकर अपनी पत्नी को इस प्रस्ताव के बारे में बताता है। वह उसका साथ देती है क्योंकि जानती है कि पर्सी यह सब उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। जब तुम लौटोगे वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा, मैं ये जानती हूँ। अप्रैल 1906 में पर्सी ने अमेजन की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जहाज पर उसकी मुलाकात हेनरी कॉस्टन से होती है, जो उसकी मदद करने वाला है। पर्सी थोड़ा चिढ़ा हुआ महसूस करता है क्योंकि वे एक हफ्ते से साथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब तक ठीक से बात नहीं हुई है। कॉस्टन कहता है कि वह पर्सी को देख रहा था ताकि पता चल सके कि क्या वह वाकई इस कठिन काम के लिए तैयार है। पर्सी उसे बताता है कि यह मिशन उसके नाम और भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्वीकारोक्ति मुझे ईमानदार भी लगी और दुखद भी। पर्सी ये छुपा नहीं रहा कि यह मिशन जितना पेशेवर है उतना ही व्यक्तिगत भी है। एक पुरुष के रूप में मेरी प्रतिष्ठा पूरी तरह हमारी सफलता पर टिकी है। बाद में उन्हें नए आदेश मिलते हैं कि वे वेरे नदी का नक्शा बनाएं, जो उस इलाके का हिस्सा है जिस पर बोलीविया और ब्राजील के बीच झगड़ा चल रहा है। यह नदी घने जंगलों से होकर गुजरती है और वे अपना काम फेंडा जैकोबिना नामक जगह से शुरू करेंगे, जो एक रबर के बागान के पास है। जुलाई 1906 तक पर्सी और उनकी टीम पूर्वी बोलीविया पहुंच गई, जो एक ऐसा इलाका था जिसका पहले कभी नक्शा नहीं बनाया गया था। वे फेंडा जैकोबिना ओपेरा हाउस जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मैनली नाम के एक युवा सैनिक से होती है। मैनली उन्हें सीमा आयोग का एक संदेश देता है जिसमें युद्ध के खतरों के कारण मिशन रोकने के लिए कहा गया है, लेकिन पर्सी रुकने से इनकार कर देता है। वह मैनली से कहता है कि वह वापस संदेश भेज दे कि वे आगे बढ़ते रहेंगे। पर्सी मैनली से यह भी कहता है कि वह स्थानीय गाइड्स ढूंढे। यह पल कहानी के एक महत्वपूर्ण विषय की झलक देता है, पर्सी की उन लोगों पर निर्भरता जिन्हें वह कम आंकता है, खासकर स्थानीय लोगों और उनके ज्ञान पर। मैनली कहता है कि गाइड पाने का एकमात्र तरीका है कि बैरन नामक व्यक्ति से एक भारतीय गुलाम खरीदा जाए जो उस बागान का मालिक है। बैरोन के आदमी उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल से कोई भी जीवित वापस नहीं आया है। वहां से कोई भी वापस नहीं आता। अगले दिन वे बड़े बेड़ों और घोड़ों के साथ यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में वे एक जर्मन नाव देखते हैं, लेकिन बात करने से पहले ही उन पर स्थानीय योद्धाओं का हमला हो जाता है। पर्सी के एक आदमी को तीर लगता है और वह नदी में गिर जाता है। पर्सी और बाकी लोग बचने के लिए नदी में कूद जाते हैं, लेकिन नदी पिरान्हा मछलियों से भरी हुई है। वहाँ से बाहर निकलो, पानी से बाहर आओ। पानी से बाहर निकलो। पर्सी और कॉस्टिन वापस बेड़े पर चढ़ जाते हैं, लेकिन एक आदमी जाल में फंसकर मछलियों का शिकार हो जाता है। इसके बाद भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। वे एक सुरक्षित जगह पर रुककर आराम करते हैं।
मैनली बहुत बीमार हो जाता है, उसे खून की खांसी आती है, जबकि कॉस्टिन का हाथ बुरी तरह संक्रमित हो जाता है। पर्सी गाइड से पूछता है कि अभी और कितना दूर जाना है। गाइड कहता है कि इसमें और कई हफ्ते लगेंगे। गाइड उन्हें उस जगह की कहानियां सुनाता है, कहता है यह जगह खतरनाक है लेकिन यहाँ सोना और रबर है। वह जंगल में एक प्राचीन शहर के बारे में बताता है जो इंग्लैंड से भी पुराना है, जो सिर्फ स्थानीय कहानियों में है। पर्सी उस पर विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि पर्सी का यह संदेह उम्मीद से बचने की एक ढाल है। शायद उसे डर है कि अगर वह इन मिथकों पर विश्वास करेगा तो वह भी पिछले खोजकर्ताओं की तरह मूर्ख लगेगा। यह हमेशा खतरनाक होता है। खूबसूरत शहर। उस रात पर्सी कॉस्टिन से अपनी पत्नी का पत्र पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि वह खुद पढ़ने से डरता है। पत्र में लिखा है कि उसकी पत्नी और बच्चे डेवोन चले गए हैं और उसने एक बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम ब्रायन रखा है। पर्सी को उन्हें छोड़ने का अपराध बोध होता है और वह पत्र जला देता है। वे यात्रा जारी रखते हैं। उनका खाना खत्म हो जाता है और एक आदमी भूख से होश खोने लगता है। उन्हें यकीन नहीं कि वे जिंदा बच पाएंगे। मिस्टर कॉस्टिन, कई कठिन हफ्तों के बाद वे आखिरकार नदी के ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां पहले कोई श्वेत खोजकर्ता नहीं गया था। उनका मार्गदर्शक भाग जाता है, लेकिन वे इसकी उम्मीद पहले से करते थे क्योंकि उसका काम बस उन्हें वहां पहुंचाना था। वे जंगल के और अंदर जाते हैं और एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं, जो वापसी यात्रा के लिए उनका एकमात्र भोजन बन जाता है। यात्रा के दौरान पर्सी को टूटी हुई मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। अब वह सोचने लगता है कि शायद गाइड की कहानियां सच हो सकती हैं। यह साफ हो जाता है कि भले ही यह इलाका उनके लिए अनजान है, लेकिन यहाँ बहुत पहले से लोग रह चुके हैं। पर्सी को यकीन होने लगता है कि शायद सच में कोई प्राचीन शहर यहाँ मौजूद है। मुझे लगता है यही असली मोड़ है। पर्सी अब सिर्फ खोजकर्ता नहीं बल्कि आस्तिक बन जाता है और यहीं से उसकी यात्रा और भी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक हो जाती है। नदी का नक्शा बनाने का काम पूरा करने के बाद वे घर लौट आते हैं। पर्सी का स्वागत एक हीरो की तरह किया जाता है और उसे अपने समय का सबसे बहादुर खोजकर्ता कहा जाता है। सर पर्सी फॉसेट, आप इंग्लैंड के सबसे बहादुर खोजकर्ता हैं। बाद में पर्सी की मुलाकात जेम्स मरे से होती है, जो एक जीव विज्ञानी और खोजकर्ता हैं। मरे ने पर्सी के गुलामी व्यापार पर लिखे लेख पढ़े हैं। पर्सी उसे बताता है कि अमेजन की जनजातियों का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। मरे सुझाव देता है कि वे सिर्फ सीमाओं का नक्शा बनाने के बजाय खोए हुए शहर को खोजने वापस जाएं। मरे का सुझाव सब कुछ जटिल बना देता है। मुझे यह विडंबना लगती है कि वही आदमी जो बाद में पर्सी के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है, वही झेड़ की खोज को फिर से शुरू करने वाला भी है। वह कहता है कि फिलहाल इस लक्ष्य को गुप्त रखना चाहिए क्योंकि इससे जनजातियों की सुरक्षा में मदद मिल सकती है। फरवरी 1911 में पर्सी अपना रिपोर्ट एक सभा के सामने पेश करता है। वह कहता है कि अमेजन सिर्फ एक बड़ा जंगल नहीं है, बल्कि उसमें एक खोई हुई सभ्यता छुपी है जो शायद आज की जनजातियों के पूर्वज रहे होंगे। लेकिन लोग हैरान रह जाते हैं। अमेजोनिया में एक छुपी हुई प्राचीन सभ्यता है। कई लोगों को लगता है कि पर्सी उन्हीं पुराने मिथकों के पीछे भाग रहा है जिनसे कई खोजी जान गंवा चुके हैं। लेकिन पर्सी अड़ा है कि अगर वे खोया शहर ढूंढ लें तो यह मानव इतिहास बदल देगा। अपने दावे के समर्थन में पर्सी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े दिखाता है और उस पुराने दस्तावेज के बारे में बताता है जो उसकी पत्नी को ट्रिनिटी कॉलेज में मिला था। यह दस्तावेज 1753 में एक पुर्तगाली सैनिक ने लिखा था और इसमें एक खोए हुए शहर का जिक्र है जिसे पर्सी अब लॉस्ट सिटी ऑफ जेड कहता है। बहुत से लोग पर्सी के विचारों पर हंसते हैं। मरे उसे चुनौती देता है कि वह वापस जाए और इसे साबित करे, और पर्सी यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। मैं कहता हूं कि हमें जाना चाहिए और मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। पर्सी का यह फैसला उसकी पत्नी को परेशान कर देता है। वह उसके साथ जाना चाहती है, कहती है कि उसने नेविगेशन और उस इलाके का इतिहास सीख लिया है। लेकिन पर्सी उसे बताता है कि यह यात्रा बहुत खतरनाक है और उसे याद दिलाता है कि उनके बच्चे भी हैं। ये जगह महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मई 1912 में पर्सी, कॉस्टिन, मैनली, मरे और अन्य एक नई यात्रा पर निकलते हैं। मरे जल्दी थकता है और शिकायत करता है कि उसका बैग भारी है और उसमें से वे चीजें फेंक देता है जो उसे गैर जरूरी लगती हैं। बाद में उन पर जंगल के गहरे हिस्से में रहने वाली आदिवासी जनजातियों का हमला होता है। यह पर्सी की पहली बार है जब वह ऐसे हमले का सामना करता है। वह साथियों से कहता है कि वे पलटकर हमला न करें। हमलावरों को शांत करने के लिए पर्सी सोल्जर्स ऑफ द क्वीन गाता है और संगीत बजाता है। हम सब बहादुर और वफादार रानी के सच्चे सिपाही हैं। धीरे धीरे जनजाति शांत हो जाती है और पर्सी सावधानी से उनके पास जाता है।
जनजाति देखती है कि उनका इरादा नुकसान का नहीं है। पर्सी अपनी टीम को भी बुलाता है। मुखिया स्वागत करता है और मेहमान रखता है, लेकिन जब मरे को पता चलता है कि यह जनजाति नरभक्षण के लिए जानी जाती है, वह रुकने से इनकार करता है और समूह छोड़ देता है। पर्सी और बाकी वहीं रुकते हैं, जनजाति से सीखते हैं। पर्सी मुखिया से खोए हुए शहर के बारे में बात करता है। मुखिया कहता है कि उसने सिर्फ कहानियां सुनी हैं, पर वह नहीं कह सकता कि वे सच हैं या नहीं। वह उन्हें सलाह देता है कि वे नदी ऊपर जाएं, जहां उन्हें ऐसे लोग मिलें जिन्हें और जानकारी हो। जनजाति उन्हें दिखाती है कि वे बिना जमीन को नुकसान पहुंचाए मछली पकड़ते, खेती करते हैं। पर्सी को शर्म आती है। उसे एहसास होता है कि भले ही आधुनिक लोग इन जनजातियों को आदिम समझते हैं, वे प्रकृति के साथ रहते हैं और उनके पास खूबियां हैं जिन्हें बाहरी लोग समझ नहीं सकते। इन तथाकथित जंगली लोगों ने जंगल को संवारा है। यात्रा आगे बढ़ती है और समूह को मरे मिलता है, जो जंगल में कमजोर हालत में पड़ा हुआ है। उसने उनके बचे हुए सारे खाने का सामान खा लिया है। पर्सी उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि उसके अपने बच्चे भी उससे ज्यादा भरोसेमंद होते। पर्सी की झुंझलाहट मुझे भी बहुत अपनी सी लगी। वह एक ऐसा इंसान है जो अपनी मेहनत से बनाई गई योजना को बिखरते हुए देख रहा है और ऐसे में उसके लिए सहानुभूति न होना मुश्किल है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब वे बेड़े से यात्रा करते हैं। नदी की धारा तेज हो जाती है और पर्सी मरे को बेड़ा स्थिर रखने के लिए एक जगह टिके रहने का आदेश देता है, लेकिन मरे लापरवाही से हिलता है, जिससे खाने की एक टोकरी नदी में गिर जाती है। अरे हो। उनकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब बेड़ा एक चट्टान से टकरा जाता है। मैनली पानी में गिर जाता है और पर्सी उसे किनारे तक तैरने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर बाद मरे भी नदी में गिर जाता है, लेकिन सुरक्षित तैरने के बजाय वह बेड़े के किनारे को पकड़ लेता है, जिससे बेड़ा खतरनाक तरीके से झुक जाता है। मैंने कहा छोड़ दो तुम। मैनली किसी तरह मरे की मदद कर उसे नदी के किनारे ले आता है और वे सभी थोड़ी देर रुककर खुद को संभालते हैं। इन हादसों की वजह से वे 2 खाने की टोकरी खो चुके हैं और पर्सी मरे से बेहद नाराज है, क्योंकि वह बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा था। मरे की हालत और बिगड़ती जाती है और वह जो कुछ भी हुआ उसके लिए लगातार पर्सी को ही दोष देता रहता है। मरे की स्थिति के कारण समूह की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और अच्छी तरह विचार विमर्श करने के बाद वे तय करते हैं कि उसे वापस भेज देना ही सबसे अच्छा होगा। पर्सी उसके लिए नदी के दक्षिण में एक नजदीकी खनिकों के शिविर में जाने का इंतजाम करता है। वह मरे को खाना, उनकी आखिरी बची हुई घोड़ी और एक स्थानीय आदमी को उसे रास्ता दिखाने के लिए देता है। पर्सी समझाता है कि वह मरे की खराब सेहत के चलते पूरे समूह की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। आभार जताने के बजाय मरे पर्सी पर आरोप लगाता है कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें मेरी या इस दल के किसी भी सदस्य की कोई परवाह नहीं है। जैसे ही मरे चला जाता है, समूह को पता चलता है कि उनके बचे खुचे खाने के सामान के साथ मरे ने जाने से पहले छेड़छाड़ कर दी थी। अब उनके पास खाना नहीं बचा, इसलिए वे यात्रा छोड़ने और घर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। पर्सी टीम से कहता है कि इतनी आसानी से हार न माने, लेकिन साफ हो जाता है कि बचा खाना 1 हफ्ते भी नहीं चलेगा और वह खोज अभियान समाप्त करने का फैसला करता है। जब पर्सी घर लौटता है, उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है, एक लड़की जिसका नाम जोन रखा गया। वह अपनी पत्नी के लिए आभारी महसूस करता है, जिसने उसकी गैर मौजूदगी में परिवार का अच्छा ख्याल रखा। जोन। कुछ दिनों बाद पर्सी और उनकी टीम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की एक बैठक में शामिल होते हैं, जहां मरे भी मौजूद होते हैं। बैठक में मरे पर्सी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। पर्सी अपने फैसले का बचाव करते हुए कहते हैं कि उन्होंने मरे को जिंदा रहने के लिए पर्याप्त सामान दिया था और उन्हें वही फैसला लेना पड़ा जो समूह की सुरक्षा के लिए जरूरी था। मरे तर्क देते हैं कि पूरी यात्रा असफल रही क्योंकि वे जंगली जनजातियों के साथ बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर बैठे और खोए हुए शहर का कोई सबूत नहीं मिला। कॉस्टिन बीच में हस्तक्षेप करते हैं और असफलता के लिए मरे को दोषी ठहराते हैं, साथ ही उन पर खाने के सामान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। मरे जोर देकर कहते हैं कि वह निर्दोष हैं और कॉस्टिन और मैनली पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं। कॉस्टिन गुस्से में आकर कहते हैं कि उन्हें मरे को जंगल में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। डायरेक्टर बीच में हस्तक्षेप कर माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं। मरे मांग करते हैं कि पर्सी पूरी एसोसिएशन और अपनी पत्नी के सामने सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार करें। पर्सी इनकार करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मरे को घोड़ा और अतिरिक्त खाना देकर अपनी ओर से काफी कुछ किया था। वह सबको याद दिलाते हैं कि जब बाकी टीम मरे को छोड़ना चाहती थी, तब भी वह उसे छोड़ नहीं सके। उनकी सफाई के बावजूद मरे लगातार माफी की मांग करते रहते हैं। मैं अभी माफी की मांग करता हूँ, तुम मुझे माफी मांगोगे? मीटिंग के बाद पर्सी एसोसिएशन से इस्तीफा दे देते हैं। जब वह घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि पूर्व अधिकारी ने उसका नाम वॉर ऑफिस में रिपोर्ट कर दिया है, जिसका मतलब है कि पर्सी को जल्द ही सेना में सेवा के लिए बुलाया जाएगा।
उसका बेटा जैक गुस्सा हो जाता है और पर्सी पर हमेशा उन्हें छोड़ने का आरोप लगाता है। जैक यह भी कहता है कि पर्सी अभी अभी अपनी असफल खोज से लौटे हैं, लेकिन वह पहले से ही युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पर्सी समझाने की कोशिश करता है कि अपने देश की सेवा करना उसका कर्तव्य है, लेकिन जैक सवाल करता है कि क्या पर्सी कभी अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो माँ और हम अपने परिवार के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भावनाओं में बहकर पर्सी जैक को थप्पड़ मार देता है। झुंझलाहट के एक पल में उसकी पत्नी जैक को दिलासा देती है और समझाती है कि पर्सी जो कुछ भी करता है वह उनके भले के लिए ही करता है। 2 साल बाद पर्सी सैनिकों के साथ मोर्चे पर तैनात है। इसी दौरान उन्हें खबर मिलती है कि मरे ने एक कनाडाई टीम के साथ आर्कटिक अभियान में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें बीच में ही छोड़ दिया। इससे पर्सी और उसके साथियों को यकीन हो जाता है कि मरे कायर है। एक दिन रूस से एक मानसिक शक्ति वाली महिला उनके कैंप में आती है। सभी लोग उत्सुक हैं कि वह मानसिक शक्ति वाली महिला मेजर पर्सी के बारे में क्या कहेगी। अरे मेजर की किस्मत के नाम। वह मानसिक शक्ति वाली महिला पर्सी से कहती है कि वह जगह जिसे वह ढूंढ रहा है उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान है। वह कहती है कि जब तक वह उस जगह को खोज नहीं लेता उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि यही उसका भाग्य है। 26 सितंबर 1916 को पर्सी और उसके सैनिक दुश्मन पर हमला करने की तैयारी करते हैं। वह अपने साथियों को हिम्मत से लड़ने के लिए प्रेरित करता है, अपने परिवारों और साथियों के लिए। दुर्भाग्यवश हमले के दौरान पर्सी को गोली लग जाती है। हालांकि वह बच जाता है, लेकिन उसकी आंख पर असर पड़ता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह जिंदा तो रहेगा, लेकिन अब आगे खोज करना उसके लिए बहुत जोखिम भरा होगा। मुझे लगा था कि मैं मर गया हूँ। आप क्लोरीन गैस के संपर्क में आ गए थे। पर्सी का दिल टूट जाता है, क्योंकि खोए हुए शहर को खोजना उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। यहीं पर मैं पर्सी को एक दुखद स्वप्न दृष्टा के रूप में देखता हूँ, जो सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी घायल है। 1923 में पर्सी ने अपनी सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्ति लेने का फैसला किया। सेवानिवृत्ति के बाद एक पत्रकार उनसे मिलने आता है और कहता है कि कई पाठक जानना चाहते हैं कि युद्ध के बाद से पर्सी क्या कर रहे हैं। पर्सी पत्रकार को बताते हैं कि अब वह एक सामान्य जीवन जी रहे हैं और सब कुछ ठीक है। पत्रकार यह भी बताता है कि पर्सी की दक्षिण अमेरिकी यात्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को बहुत प्रेरित किया है, जिससे खोजबीन के प्रति एक नई लहर पैदा हुई है। वह जोड़ता है कि डॉ हैमिल्टन राइस ब्राजील के लिए एक अभियान की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें रेडियो और हवाई जहाज जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। कई लोग पहले ही इस अभियान में शामिल होने के लिए नाम लिखवा चुके हैं। पर्सी चुपचाप सुनते हैं और बस यही उम्मीद जताते हैं कि ये खोजकर्ता जो भी खोजें उसका सम्मान करें और उसकी रक्षा करें। यह बात मेरे दिल को छू गई। मुझे यहाँ एक और भी विनम्र पर्सी नजर आता है, जो शायद अब पछता रहा है कि उसने कभी अज्ञात को जीतने की कितनी चाहत रखी थी, बजाय इसके कि उसका सम्मान करता। उम्मीद है डॉ राइस अपनी सारी ताकत से उस चीज को नष्ट न करें जिसे वे खोजने की इच्छा रखते हैं। एक दिन जैक खरगोशों का शिकार कर अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करता है। पर्सी उसके पास आते हैं और उसे वह हार थमा देते हैं जो उन्हें कभी हरी जनजाति से मिला था। जैक अपने पिता से पूछता है कि क्या वह अब भी खोए हुए शहर में विश्वास करते हैं। पर्सी शब्दों में जवाब नहीं देते, बस चुपचाप सिर हिला देते हैं। इसके बाद जैक कहता है कि वह अपने पिता के साथ खोए हुए शहर की खोज के अभियान में शामिल होना चाहता है, लेकिन पर्सी मना कर देते हैं, यह समझाते हुए कि अब वह इतनी खतरनाक यात्रा के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अगर हम दोनों साथ हों तो हम एक बार में ही उस शहर को खोज सकते हैं। जैक तर्क देता है कि वे अमेरिकियों को, जो अपने हथियारों से उस शहर को नष्ट कर सकते हैं, खोज अपने हाथ में लेने नहीं दे सकते। जैक का जोशीला आदर्शवाद उसके पिता जैसा ही है, लेकिन मैं सोचने लगा कि क्या यह इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक और पीढ़ी जो एक मृग तृष्णा के पीछे भाग रही है। वह जोर देता है कि उन्हें ही सबसे पहले शहर को खोजना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद पर्सी मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जैक को पहले अपनी माँ को मनाना होगा कि वह उसे जाने दें। बाद में जैक अपनी माँ से बात करता है और मानता है कि यह यात्रा खतरनाक है, लेकिन उसे उसकी दी हुई सलाह याद दिलाता है कि हमेशा सुविधा के दायरे से बाहर जीना चाहिए। अपने ही शब्दों को अपने खिलाफ सुनकर जैक की माँ खुद को फंसा महसूस करती है। तुमने मेरे ही शब्दों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है। मैं इन्हें नकार सकती हूँ, ये मेरे अपने हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी सलाह उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी, इसलिए आखिरकार वह जैक को उसके पिता के साथ जाने की इजाजत दे देती है। पर्सी अपने पुराने दोस्त कॉस्टिन को भी उनके साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है। कॉस्टिन मना कर देता है। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चे को पीछे छोड़कर नहीं जा सकता और वह अभियान के खर्च भी नहीं उठा सकता। पर्सी को शक होने लगता है कि अब कॉस्टिन को खोए हुए शहर पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन कॉस्टिन समझाता है कि उसे शहर पर नहीं किसी और चीज पर शक है। वह सोचता है कि क्या उस शहर को ढूंढ लेने से उन्हें वे सारे जवाब मिल जाएंगे जिनकी उन्हें उम्मीद है। 3 दिसंबर 1924 को
पर्सी प्रेस को घोषणा करता है कि वह फिर जंगल में खोए सिटी ऑफ जेड की तलाश में जाएगा, इस बार अपने सबसे बड़े बेटे जैक के साथ। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी इस अभियान के लिए आर्थिक मदद को तैयार हो जाती है। सोसाइटी के प्रमुख यहाँ तक कि पर्सी से माफी भी मांगते हैं कि उन्होंने पहले उस पर भरोसा नहीं किया, खासकर मरे के साथ हुए विवाद के दौरान। इस कार्यक्रम में पर्सी मीडिया को एक कंपास दिखाता है जिसे उसने 20 सालों से संभाल कर रखा है और कहता है कि यह उसकी यात्रा का प्रतीक होगा। जब हम जेड तक पहुंचेंगे मैं इसे तुम्हें एक संकेत के तौर पर भेज दूंगा। आखिरकार विदा होने का दिन आ ही जाता है। अप्रैल 1925 तक पर्सी और जैक अमेजन के वर्षावन में पहुंच जाते हैं। पर्सी एक पुरानी बागान की जगह दिखाता है और वे चलते रहते हैं जब तक कि वे एक स्थानीय जनजाति के गांव तक नहीं पहुंच जाते। जनजाति के सदस्य पर्सी को एक छुपी हुई गुफा के बारे में बताते हैं जिसके बारे में बाहरी लोगों को कोई जानकारी नहीं है। वे एक बड़े पत्थर का भी जिक्र करते हैं जिस पर लोगों और घोड़ों की आकृतियां बनी हुई हैं और उनका मानना है कि वही खोए हुए शहर का प्रवेश द्वार हो सकता है। पर्सी और जैक का जनजाति के मुखिया द्वारा गर्मजोशी से स्वागत होता है और पर्सी महसूस करता है कि सभी लोग एक ही पूर्वजों से जुड़े हैं। गांव में आराम करने के बाद पर्सी और जैक अपनी यात्रा फिर शुरू करते हैं। जंगल के गहरे हिस्से में वे एक शत्रुतापूर्ण जनजाति के समूह से टकराते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। आखिरकार वे एक और जनजाति ढूंढ लेते हैं जो उन्हें बचाकर अपने निवास स्थान ले जाती है। वहां के लोग उनके लिए अनुष्ठान करते हैं। इस दौरान जैक को पूरा यकीन हो जाता है कि वे वहीं मर जाएंगे, लेकिन पर्सी उसे दिलासा देता है कि दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और भले ही वे सभी जवाब न ढूंढ पाएं, यह यात्रा ही उनके जीवन को गहरा अर्थ दे चुकी है। इसके बाद वे तय करते हैं कि अब वे जनजाति की हर बात मानेंगे। जिंदगी एक रहस्य है मेरे बेटे, हम इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। साल बीत जाते हैं और पर्सी और जैक कभी वापस नहीं लौटते। पर्सी की पत्नी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के प्रमुख के पास जाती है और बताती है कि एक ब्राजीली व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने पर्सी और जैक को स्थानीय जनजातियों में देखा है। डायरेक्टर सुझाव देते हैं कि वह मान ले कि वे शायद कभी वापस न आए। उन्हें खोजने के लिए 100 से ज्यादा लोगों को भेजा जाता है, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाता। उस ब्राजीली व्यक्ति ने उन्हें एक वस्तु भी दी जो पर्सी ने अभियान से पहले दिखाई थी, कंपास। इससे वह सोच में पड़ जाती है कि क्या पर्सी और जैक सच में खोया हुआ शहर ढूंढ चुके हैं और वहीं रहने का फैसला किया है। कहानी के अंत में पता चलता है कि लगभग 1 सदी तक लोगों ने पर्सी के खोए हुए शहर में विश्वास का मजाक उड़ाया। मुझे यहाँ एक मीठा सा कड़वा सा विजय का एहसास होता है। ये मुझे याद दिलाता है कि अक्सर अग्रणी लोगों का उनके जीवन काल में उपहास किया जाता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां ही उनकी सच्चाई को साबित करती हैं। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में पुरातत्वविदों ने अमेजन के जंगल में छुपे हुए प्राचीन सड़कों, पुलों और खेती के क्षेत्रों का एक अद्भुत जाल खोज निकाला। इन खोजों में वह स्थान भी शामिल है जिसे पर्सी ने खोए हुए झेड़ शहर की संभावित जगह के रूप में पहचाना था।